तो लिखो कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो देखो बच्चों कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हीट क्या है बच्चों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होता है तो क्या चेंजेस हम लोग को दिखता है कि आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट दो, ये पता कैसे चलता है, मॉनिटर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर का। हम लोग मेजर करते हैं उसका टेम्परेचर, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड रहता है कि मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है अकॉर्डिंग टू केटीजी। तो हम लोग ये पता लगाते हैं बच्चों कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है तो उसको कितनी हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, या कोई ऑब्जेक्ट है उससे कितनी हीट लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा। या अगर हम लोग हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर चेंज हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन हमको यह दिख रहा है कि फेज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, ये सब चीजें हम लोग कैलोरीमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, है ना। मतलब हीट का मतलब समझ लो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, कि कितना हीट दिए, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितना लिक्विड कन्वर्ट हो गया, कितना सॉलिड बचा हुआ है, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में सीखना पड़ेगा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, नाम के सामने लिखा है बच्चों स्पेसिफिक। ठीक, स्पेसिफिक मतलब ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है ना, यानी पर यूनिट मास। अब देखो सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है इक्विलिब्रियम, इसका टेम्परेचर कितना है T डिग्री सेंटीग्रेड। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है m। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा, मैं इसको सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया टोटल Q, तो Q अमाउंट ऑफ हीट देने से इस m मास का टेम्परेचर T से T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना बढ़ गया, 1 डिग्री बढ़ गया। ठीक, अब हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इसको क्या बोलूंगा बच्चों में, C, विच इज स्पेसिफिक हीट। मतलब अगर आपको एक यूनिट मास ऑब्जेक्ट का है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट। अब अलग अलग सब्सटेंसेस की ज्योमेट्री अलग अलग होती है बच्चों, उन लोग की प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है जिससे उनकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हीट स्पेसिफिक हीट को पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर से डिफाइन कर। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज एक ही सब्सटेंस है ना, अगर आप उसको 1 kg लोगे तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग हीट देना पड़ेगा, उसी सब्सटेंस को 2 kg लोगे तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मास ज्यादा हो गया तो। लेकिन अपने को चाहिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पर यूनिट मास लेके चलते हैं। ठीक, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट कम, 2 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा, तो हम लोग देख लें कि पर डिग्री बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सी क्या हो गया बच्चों आपका, स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat given to a substance, it is amount of heat given to a substance of unit mass to raise its temperature by 1 डिग्री C और केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री का चेंज हो या 1 केल्विन का चेंज हो सेम होता है दोनों, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, स्पेसिफिक हीट, है ना। यूनिट क्या होगा, देखो ऐसा यूनिट, मेरे को बताओ इसको क्या में नापते हैं अपन, हीट को, एनर्जी है जूल्स में, क्या में नापेंगे बच्चों, जूल्स में, तो अपन नापे जूल्स में। ठीक है, उसके बाद जो m है मास, उसको क्या में नापते हैं, केजी में, तो क्या होगा जूल पर केजी। और टेम्परेचर चेंज हो क्या में नापते हैं, या तो डिग्री सेंटीग्रेड में या तो केल्विन में, तो जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हो, या जूल पर केजी क्या सॉरी सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। एनर्जी का एक और यूनिट होता है बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी, है ना। ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है,
हीट एनर्जी के लिए। हीट एनर्जी के लिए जो स्पेसिफिक टर्म अपन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? कैलोरी। क्योंकि पहले क्या लगता था, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो लोग बहुत समय तक ना रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी और हीट में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि हीट एनर्जी से इतना मैकेनिकल एनर्जी होता है, या इतना जूल अगर हीट एनर्जी है, इतना जूल अगर मैकेनिकल एनर्जी है, तो उससे इतना कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, ये बाद में निकाला गया। ठीक है, तो आपको अगर यूनिट कैलोरी पर केजी केल्विन में दिया तो वो भी चलेगा। जूल की जगह क्या यूज कर सकते हैं? कैलोरी, क्योंकि हीट के लिए जो स्पेसिफिक टर्म होता है वो क्या यूज किया जाता है? कैलोरी। ठीक है, उसका भी कन्वर्जन बताऊंगा, जूल से कैलोरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों? एक सब्सटेंस है यूनिट मास का, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाने के लिए जितना हीट देंगे वो हीट को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। याद रखना है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट कैलोरी नहीं होता, वो हीट पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों यहां से देखो अपन क्या लिखे? C बराबर Q बाय M डेल्टा T। तो अगर आप टोटल हीट Q दे रहे हो तो Q बराबर क्या लिख सकते हो? MC डेल्टा T। ठीक है, वेयर Q क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, या जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट वो। ठीक, C क्या है? स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर चेंज। ठीक, तो अगर आप Q हीट देंगे तो M मास का ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर चेंज कितना आएगा? डेल्टा T का टोटल चेंज आएगा। ठीक है, क्लियर? बच्चों आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े? जब भी हीट देते हैं लेते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में इन्हें प्रोसेसेस से दे सकते हैं। आइसोथर्मली दे सकते हैं, एडियाबेटिकली दे सकते हैं, और आइसोबारिकली दे सकते हैं, आइसोकोरिकली दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सी भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन वो लिख लेते हैं आइसोथर्मल, दूसरा क्या था? एडियाबेटिक, फिर क्या था? आइसोकोरिक, और चौथा क्या था? आइसोबारिक। या फिर कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पीवी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आइसोथर्मल में क्या होता है? हीट देते हैं तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता। तो अगर हम लोग सपोज हम लोग निकालना चाह रहे हैं सी आइसोथर्मल, किसका? सी आइसोथर्मल, स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होगा? आप हीट दिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दिए, टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो कितना हीट देते जाओगे? डिनोमिनेटर 0 हो गया, सी क्या आएगा? इंफिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में क्या चीज 0 रहता है? हीट ना लेते हैं ना देते हैं, तो Q 0 होगा। Q 0 होगा तो बच्चों एडियाबेटिक के लिए C का वैल्यू क्या होगा? 0। एडियाबेटिक के लिए क्या होगा? 0। ठीक, आइसोकोरिक में हीट कैसे देते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट को सप्लाई करते हैं, तो C का वैल्यू क्या आता है बच्चों? CV, और आइसोबारिक के लिए क्या आता है? CP। ये पहले ही पढ़ चुके अपन थर्मोडायनेमिक्स में, CP और CV। ठीक है, और हमको पता है CP बाय CV क्या होता है? गामा, या फिर F/2 + 1 × R by F/2 × R, where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, और एक CP - CV बराबर NR, वो सब होता है, लेकिन खैर वो बात की बात है। यहां तक क्लियर है पक्का? तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों? कितना हीट सप्लाई करेंगे कि यूनिट मास का ऑब्जेक्ट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा ले। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट के बारे में। पहला लिखो, Q बराबर क्या है? MC डेल्टा T। तो C बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। तो इफ सब्सटेंस अंडरगोस चेंज ऑफ स्टेट, इट ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी बच्चों हम लोग हीट सप्लाई देते हैं ना, तो जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसी हीट को अपन लोग सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। क्या हीटिंग? सेंसिबल, क्योंकि हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस बात का सेंस है। लेकिन क्या होता है, एक समय होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर फिर बढ़ना बंद हो जाता है। उस टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद आप जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो क्या करती है, अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में
यूज होती है फेस चेंज करने में, या लिक्विड है तो उसको वेपर में, और जिस टेम्परेचर में होता है उसको मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो ऐसी हीट में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो इस फॉर्मूले से फिर उसका वैल्यू निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि ऐसे में तो अब डेल्टा टी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हीट जितना दे रहे हो वो कहां जा रहा है अपने को पता नहीं चल। फिर हम लोग यूज करेंगे लेटेंट हीट, ठीक है, वो बात की बात है, क्लियर। अगला फिर बच्चों स्पेसिफिक हीट, यहां कुछ कॉमन मटेरियल का लिखा हुआ है बच्चों, है ना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो वाटर का क्या होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है बच्चों, क्या में दिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम। आइस का क्या होता है 1/2, और स्टीम का कितना होता है 0.48। इसको नोट कर लो, ये अभी जितने भी सवाल बनाएंगे उसमें यूज होगा, जनरली वाटर वाले सवाल बहुत बनाते हैं। पानी के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना कैलोरी पर ग्राम है, केजी में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आइस और स्टीम, लिखे। और जब भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी 0, तो उस वक्त सी क्या हो जाएगी इंफिनिटी, तो पहले ही बता दी, ठीक है, डेरिवेटिव, ये सॉरी क्या आइसोथर्मल। बढ़े आगे बच्चों, लिख लिए, बढ़े। अगला बच्चों एक सवाल देखते हैं, क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ सिल्वर बार राइजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक सिल्वर बार का टेम्परेचर अपन बढ़ाए कितना बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपन बढ़ाए, ठीक। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स कितना हीट 1.23 किलो जूल। तो जो हीट एब्जॉर्ब किया टोटल कितना किया 1.23 किलो जूल, मतलब 10 का पावर 3 जूल। द मास ऑफ बार इज 525 ग्राम। मास आपको क्या दिया है 525 ग्राम। हमको बताना है स्पेसिफिक हीट सिल्वर का कितना है। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट अभी पढ़ लिए, C बराबर क्या होता है Q बाय M डेल्टा T। Q यहां दिया है 1230 इतना जूल, 1230 जूल, डिवाइडेड बाय 525 ग्राम्स, ये क्या में दिया है ग्राम में दिया है, और डिग्री सेंटीग्रेड कितना इंटू 10, ठीक है। तो बच्चों 5 से जा रहे डिवाइड कर दो, 5 2 4 6 5 1 0 5, ठीक है। तो ये जाएगा 2 से तो आएगा 210, 210 आएगा तो बचेगा 36 पढ़ लेंगे तो 0, तो लगभग 2.3 टाइम्स कुछ जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है बच्चों 2.3 टाइम्स। और किससे डिवाइड हो रहा है 10 से, तो कितना आ जाएगा 0.23 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सिल्वर का स्पेसिफिक हीट। ये क्या है जूल में, क्योंकि एनर्जी हम लोग को क्या में दिया था जूल में। क्लियर, बढ़े आगे, नहीं नेक्स्ट। अब बोले बच्चों अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो किलोवाट मतलब वो क्या दिया हुआ है बच्चों पावर, मतलब कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम यूज करता है, कंज्यूम करता है पावर, किलोवाट, है ना। इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। तो किसमें बोरिंग कर रहे हैं अपन, एल्यूमिनियम में, जिसका मास कितना दिया है 8 kg। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स, कितने समय में 2.5 मिनट में, ठीक। हमको ये बताना है एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड अप इन हीटिंग द मशीन इटसेल्फ और लॉस टू द सराउंडिंग। मतलब 50% तो एनर्जी लॉस हो जाता है, और जो 50% है वही जो है किस में काम आता है, ब्लॉक को हीट करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, और एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट आपको दे दिया बच्चों C, ये भी क्या में दिया है, बहुत अच्छी बात है, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है।
ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों Q बराबर क्या होता है, mc डेल्टा T, है ना। यहां हम लोग को C पता है, M पता है, Q निकाल सकते हैं, पावर दिया उससे निकाल, पावर और टाइम दिया उससे क्या निकाल सकते हैं, Q, और डेल्टा T अपने को निकालना है। अब देखो Q कैसे निकालेंगे, इतने किलोवाट का जो टूल है वो कितने देर तक चला, 2.5 मिनट, 25 नहीं है वो, कितना है 2.5 मिनट, 2.5 मिनट तक चला, तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा या प्रोड्यूस किया होगा वो निकाल सकते हैं बच्चों। Q बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो पावर कितना है बच्चों 10 किलोवाट, मतलब 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000 किलोवाट, ठीक है। और टाइम कितना है 2.5 मिनट, मिनट को क्या में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में, तो क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 60, ठीक है, 2.5 इंटू 60, ये आ गया आपका हीट। लेकिन बताओ ये जो एनर्जी है पूरा का पूरा हीट करने के लिए यूज हो रहा है क्या, इसका सिर्फ 50%, तो हीट जो यूज हो रहा है, Q यूज्ड जो है उसको इसका 50% लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 10 इंटू 1000 इंटू 2.5 या 25 इंटू 6 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं, हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं, हाफ, 50% यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 कितना से जाएगा बच्चों, 3 सा 25, 3 सा कितना होता है 75, तो 75 1 2 3 4 0, तो कितना आएगा 75 1 2 3 4 इतना जूल्स। ये जूल जो है इतना एनर्जी क्या के काम आ रहा है बच्चों, टेम्परेचर रेस करने के काम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 7 5 1 2 3 4। मास देखो आपको स्पेसिफिक हीट क्या में दिया है, जूल पर ग्राम में दिया है, तो मास को भी क्या में लेते हैं बच्चों, ग्राम में, तो 8 किलो को क्या ले लेते हैं 8000 ग्राम। सी का वैल्यू फिर आप ले सकते हो 0.91, यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा टी आपका आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया बच्चों 750 बाई 8 इंटू 0.91, ये क्या आएगा बच्चों डेल्टा टी, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेट इसको कि करके बताओ, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 8 9 जा क्या गया 72, ठीक, तो 72 गया तो कितना बचा 3 30, तो 8 कितना जा 30, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बचेगा कितना 6 पॉइंट लगेगा 0, 7 जा 56, तो 93.7 आएगा, ठीक है। अब 93.7 0.91 से लगभग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 100 के आसपास कुछ आएगा, लगभग कितना बच्चों 130 103 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक, क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला, बीच बीच में क्या चेक करना है बच्चों, मेरे को याद दिला देना, माइक है ना। अगला अगला लिखिए बच्चों, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अभी जैसे एक एग्जांपल देखे बच्चों, जब भी हम लोग अभी तक एनर्जी को निकालना सीखे या कैलकुलेट करना सीखे वो जूल्स में सीखे हैं, एनर्जी को निकालना किस में सीखे, जूल्स वॉट ये सब यूज करते हैं, पावर इनटू टाइम। अब क्या देखा गया कि हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उससे आप डायरेक्ट मैकेनिकल वर्क करा सकते हो, क्या करा सकते हो, डायरेक्ट मैकेनिकल वर्क करा सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया बच्चों कि अगर आप 4.2 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1 कैलोरी ऑफ हीट के, किसके 1 कैलोरी ऑफ हीट के, तो इसी को बच्चों जूल्स कांस्टेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जूल्स कांस्टेंट, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको मैकेनिकल वर्क बाय क्या, हीट एनर्जी, ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं बच्चों जूल्स कांस्टेंट, जो कि वैल्यू किसके बराबर आता है 4.2 के बराबर आता है। इसका मतलब ये बच्चों कि आप जब भी मैकेनिकल वर्क निकालेंगे, वर्क जूल्स में कैलकुलेट किए, उसको आपको हीट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर कैलोरी में कोई कुछ चीज दिया हुआ है उसको आपको मैकेनिकल वर्क यानी जूल्स के टर्म्स में निकालना है, तो आप क्या करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और ये 4.2 जो है वो क्या है, जूल्स कांस्टेंट,
ठीक है, बढ़े आगे, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट, अब चलिए एक सवाल बनाते हैं। अरे ये तो बना लिए, अगला, अ गीजर, क्या बच्चों, अ गीजर, वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट, पानी का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं बच्चों डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो वाटर का डिस्चार्ज जो है वो है 3 लीटर पर मिनट, ठीक है। फ्रॉम 27 डिग्री टू 77 डिग्री, मतलब टेम्परेचर का चेंज कितने का आ रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज आ रहा है। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कंसिडरिंग इट्स हीट ऑफ कंबशन एज 4 इंटू 10 का पावर 4 जूल पर केजी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कि पानी जो है 3 लीटर पानी, कितना लीटर पानी बच्चों, 3 लीटर पानी, तो 3 लीटर पानी हर मिनट में इसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, इसका फ्लो रेट होता ही है। तो इतने मिनट में 3 लीटर पानी का टेम्परेचर हम लोग को कहां से कहां ले जाना है, 27 से 77, तो कितना हीट लगेगा वो दिखाते हैं, ठीक। तो बच्चों Q को कैसे निकाल सकते हैं, एम सी डेल्टा टी, ठीक, एम सी डेल्टा टी। तो Q बराबर लिखते हैं, देखो 3 लीटर पर मिनट, तो इसको इसी में लेते हैं, अभी मास निकालते हैं, मास क्या निकालते हैं, मास। अब बताओ बच्चों, लीटर पानी की जो डेंसिटी होती है बच्चों वाटर की, आपको पता है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 3000 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो आपका पानी का मास कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3000 ग्राम, कितना आएगा, 3000 ग्राम। ये समझ में आया। अब 3000 ग्राम मास हो गया, जिसको अपन 3 केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मास कितने मिनट में, पर मिनट, 1 मिनट में, ये पर मिनट याद रखना, ये मास पर यूनिट टाइम है ना, तो केजी पर मिनट लेते हैं। तो एनर्जी भी क्या आएगा, Q बाय टी आएगा, मतलब पावर ही पता चलेगा, ठीक है। तो Q बाय टी आएगा, यहां भी है पर मिनट, अभी 60 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, चिंता मत, ठीक है। इंटू सी, पानी का स्पेसिफिक हीट, पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए अपन वैल्यू पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी में दिया, क्या में दिया था, कैलोरी। तो बच्चों अपन क्या लिखते हैं, देखो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले तो कैलोरी की जगह क्या लाना है, जूल, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई किए, अब ये हो गया जूल। ग्राम को अगर आपको केजी करना है तो ग्राम को कैसे डिवाइड करोगे, 1000 से, तो 1000 का चले जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, किलो जूल, क्या आ जाएगा, किलो जूल, और डिग्री सेंटीग्रेड, तो आ गया जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में 4.2 या 4200, हरी बात समझ, पक्का। चलिए तो यहां लेते हैं बच्चों, ये केजी में लिया हूं इसीलिए मैं लिख रहा हूं 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये समझ में आया, पक्का। इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है बच्चों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड कट गया, कटा, केजी कट गया, भाई ये जूल पर मिनट में आ गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना सप्लाई हो रहा है, जूल पर मिनट में आ गया, Q बाई टी। तो Q बाई टी क्या होगा, 3 इंटू 4.2 इंटू 1000 इंटू 50, क्लियर है बच्चों। अभी कैलकुलेट नहीं करते, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते थे हम लोग बचपन में, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप, क्योंकि पहले से कैलकुलेट करके रखोगे तो गलती होगा, लास्ट में करेंगे। अब हमको ये बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कंसिडर हीट ऑफ कंबशन, मतलब 1 ग्राम को कंबस्ट करने से इतना हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो सपोज हम लोग को पर यूनिट टाइम या पर मिनट, क्या, पर मिनट इतना हीट चाहिए, तो पर मिनट कितना फ्यूल जलाएंगे उससे इक्वेट कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग ये सोचते हैं इसको टोटल हीट कितना रिलीज होगा, ये क्या दिया है बच्चों, पर मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 60, तो पर सेकंड ये 60 है, तो 1 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसको कैसे इंटू कर दोगे, 60 से,
आ रही बात समझ में? तो 1 मिनट में टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है अपने को पता चल गया। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से क्या क्लियर है ना? अब ये 60 था, अब ये क्या हो गया बच्चों? सेकंड। क्या था? सेकंड। तो अपने को पता चल गया जूल पर सेकंड कितना अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो हीट आ कहां से रही है? फ्यूल कंबशन करने से। अब देखो तो अपन क्या लिखते हैं, देखो एम मास पर सेकंड अपन जलाए, एम मास अपन पर सेकंड जलाए। अब 1 ग्राम से कितना हीट निकल रहा है बच्चों? 4 इंटू 10 का पावर 4। कितना निकल रहा है? 4 इंटू 10 का पावर 4। यहां मास ग्राम में दिया बच्चों, इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। तो ये भी ऊपर क्या आ जाएगा? 10 का पावर 3। ठीक, क्लियर बात? तो ये पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम है, उसको क्या से इक्वेट कर देंगे बच्चों? इससे। तो क्या आएगा? 3 इंटू 4.2 इंटू 1000 इंटू 50 इंटू 60। अरे बस सुन, पावर को पावर से इक्वेट किया, एनर्जी पर टाइम को एनर्जी पर टाइम से। तो अपने को m बाई एस यहां से पता चल जाए। क्या होगा? 1000 से 1000 कैंसिल, 4 कितना था? 4 कितना था? 60 बच्चों। 4 1 15 था। 4 कितना था? 15 था। क्या? और 10 का पावर 4 बचा ही हुआ है, तो 10 का पावर 4 को उधर ले आते हैं। तो 3 इंटू 4.2 इंटू 50 इंटू 15 बाय 10 का पावर 4। ये क्या में आएगा बच्चों? केजी पर सेकंड में। क्या में आएगा आंसर? केजी पर सेकंड में। तो हमको अगर ग्राम पर सेकंड में करना है तो इंटू क्या कर देता हूं? 1000 से इंटू करता हूं। 1 2 3, ये 4 से कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 15 5 जा 75, 75 3 जा 225। तो 225 इंटू 4.2 कितना होगा? निकालना पड़ेगा ना। 225 इंटू 42, 5 2 जा 10, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 4 2 जा 10, 4 2 जा 9। तो 0 5 4 9, या पॉइंट है तो 945। तो क्या है? 945 ग्राम पर सेकेंड। ये होगा क्या? कंबशन रेट। रेट क्यों निकल रहा है बच्चों? क्योंकि क्यू भी अपना पर यूनिट टाइम निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या रहा है? पर यूनिट टाइम। इसलिए बच्चों यूनिट का ध्यान देंगे। क्या का ध्यान देंगे? ओके, बढ़िया। आगे पर मिनट है तो फिर वो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60 करके वो भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 10 kg मास आफ्टर 41.8 मीटर फॉल? ठीक है, तो बच्चों एक मास यहां पर है, नीचे आ गया। कितना नीचे आया? 41.8 मीटर नीचे आया। बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं? mgh। मास कितना दिया है? 10 kg। mg कितना होता है? 10 इंटू h कितना है? 41.8। ये आंसर क्या में आएगा बच्चों? जूल्स में। केजी में कुछ भी। पोटेंशियल एनर्जी क्या में आएगा बच्चों? जूल्स में। ठीक है, अब जूल्स में आएगा। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड। 4.2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो कैलोरी में आएगा डिवाइड बाय 4.2 इक्विवेलेंट। तो ये कन्वर्ट हो गया जूल से कैलोरी। ठीक है, अब समझ गए ना ये कितना जा से जा रहा है? 4.2 4 10 लगभग जा रहा है। समझ, लगभग उड़ा दी। तो लगभग कितना हुआ? 1000 कैलोरी। ठीक, 1000 से कम आएगा लेकिन ठीक है, 900 कुछ कैलोरी आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला बच्चों, जूल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकाला गया है ना कि कैलोरी और इसमें इतना रिलेशनशिप है, वो जूल्स एक्सपेरिमेंट से ही निकाला गया। अब देखो, जूल्स एक्सपेरिमेंट, अ मास ऑफ 20 kg फॉल्स थ्रू 1.5 मीटर। तो क्या बोला है? एक 20 किलो का मास है, वो कितना नीचे गिरा बच्चों? 1.5 मीटर नीचे गिरा। काफी गिरा है ना। अब 1 मीटर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया। ये उसके लिए दिया हुआ है। कांस्टेंट वेलोसिटी हमेशा क्यों देता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने के लिए। एट कांस्टेंट वेलोसिटी टू स्टर द वाटर इन अ कैलोरीमीटर है? स्टर मतलब पानी में गिरा। क्या में गिरा? पानी में गिरा। If the calorimeter has water equivalent of 2 gram,
तो जब तक हम वाटर इक्विवेलेंट नहीं पढ़ेंगे ये सवाल बनाएंगे नहीं। तो लिखिए हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे उस सवाल पे, घबराइए मत, है ना। माइक चेक कर लेते हैं एक बार, माइक तो अपना चल रहा है। देखिए बच्चों, इसके सामने क्या नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डिफाइंड होता है पर यूनिट मास के लिए। हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? हीट कैपेसिटी होता है कि टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब किया या वो किया। हरी बात समझ। तो हीट कैपेसिटी होता है बच्चों m इंटू एस। क्या बोलते हैं बच्चों? m इंटू एस। देखो Q बराबर क्या होता था? mc डेल्टा टी, ये होता था। तो इस टर्म को जब स्पेसिफिक हीट में उसका मास मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो ये टर्म होगा mc, ये किसके बराबर होगा? Q बाय डेल्टा टी। कितना हीट दिया गया फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक। ये स्पेसिफिक टू मास पर यूनिट मास के लिए नहीं है। तो एक सब्सटेंस का अगर 4 किलो लोगे तो उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा भाई, जितना बड़ा मास होगा उसका हीट कैपेसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा, वो उतना ज्यादा हीट दे या ले सकता है। क्लियर है बात? पक्का? जैसे आप खुद सोचो, जैसे सपोज समंदर है, समंदर का पानी है, अब समंदर का पानी में आप 10 जूल हीट दिए तो टेम्परेचर कितना राइज होगा? ज्यादा तो नहीं, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर है उसको 10 जूल हीट एनर्जी दिए तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ राइज होगा, सिग्निफिकेंट चेंज होगा। तो कैपेसिटी ऑफ हीट क्या होता है बच्चों? कि जब हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? स्पेसिफिक हीट से, ठीक है। तो अपन जैसे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी पर यूनिट मास फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हीट एनर्जी फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, सिर्फ यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मास का इसमें लेन देन नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो m इंटू सी होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक या सॉरी हीट कैपेसिटी। तो किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को s से डिनोट करते हैं या c से भी डिनोट करते हैं, ये होगा m इंटू सी, ठीक है। पक्का? बढ़े आगे? समझ में हीट कैपेसिटी? तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैली पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, कोई भी चारों में से एक ले सकते, ठीक है। बाप रे क्या सर्दी हुई है, मजा आ गया। बढ़े आगे बच्चों? अब लिखिए वाटर इक्वी। अब समझिए इस बात, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ठीक। अभी तक तो नहीं दे रहे थे लेकिन अब देना। देखो ये बच्चों एक सब्सटेंस, ठीक। ये बच्चों पानी है ना। आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए एक सब्सटेंस को, क्या दिए? क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, जिसके कारण उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, है ना। सब्सटेंस का मास कुछ था, अपने को पता नहीं कितना था। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कुछ थी, अपने को पता नहीं कितनी थी, ठीक है। सी लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट अभी तक सी यूज करें तो एम और सी। हरी बात समझ में? तो इसको लिख लेते हैं मास ऑफ सब्सटेंस एमएस और स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस सीएस, ठीक है बच्चों। पक्का? अब सपोज आप सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, किसको? पानी को। अगर आप दोनों का मास सेम लेंगे, बताओ तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं ना, है कि नहीं? दोनं को सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? नहीं होगा। एक तरीके से हो सकता है कि अगर आप इसका मास को कुछ डिफरेंट ले लें, मास को क्या ले ले? कुछ डिफरेंट। बात समझ में आएगी नहीं? तो आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं उतनी हीट से इसका टेम्परेचर भी उतना ही डेल्टा टी बढ़े, तो आप इसका मास ले लिए एम डब्ल्यू, उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों? सी डब्ल्यू। क्लियर? और अगर सेम क्यू देने पे सेम डेल्टा टी बढ़ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं कि एम एस इंटू सी एस हीट कैपेसिटी
दोनों का क्या होगा, सेम। अब आप जानते हैं बच्चों, स्पेसिफिक हीट तो दो सब्सटेंस का सेम होता नहीं है, लेकिन हीट कैपेसिटी सेम हो सकता है। कैसे में, अलग अलग मास लेने में। अगर इसका सी छोटा है, इसका सी बड़ा है, तो इसका मास कम और इसका मास ज्यादा ले, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेम। तो ऐसे में सेम क्यू देने पे टेम्परेचर रेस क्या होगा, सेम। इस MW को ही बोलते हैं बच्चों वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। वो क्या हो जाएगा, MsCS/CW। समझ में आया कि नहीं? तो वाटर इक्विवेलेंट एक मास होता है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, एक मास। तो वो ये बताता है कि आप एक सब्सटेंस को क्यों हीट दिए, जिससे उसका टेम्परेचर कितना रेज हुआ, डेल्टा टी। तो कितना मास ऑफ वाटर को आप सेम हीट देंगे, कितना मास ऑफ वाटर को आप सेम हीट देंगे ताकि उसका भी टेम्परेचर उतना ही बढ़े, तो उसको बोलेंगे इस सब्सटेंस का ये वाटर इक्विवेलेंट है। अब इसका फायदा क्या होता है बच्चों, हर सब्सटेंस का हम लोग को सी याद रखने की जरूरत नहीं, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा, तो सी उसका याद रखने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबका वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर का सी हमको पता है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सी पता है कि नहीं पता है, कि 1 डिग्री 1 किलो का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट देना पड़ता है, या 1 डिग्री कम करने के लिए 1 कैलोरी हीट लेना पड़ता है। ये पता है कि नहीं पता है? तो अगर हम लोग को दे दिया है एक, सपोज एक कोई सब्सटेंस है कॉपर, क्या है बच्चों, कॉपर, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है सपोज 2 kg। मतलब समझना, ये जो कॉपर का आप जो भी टुकड़ा लिए थे या मास लिए थे, या जितना भी वो कॉपर का कोई भी बर्तन था, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है। मतलब ये कॉपर का बर्तन को अगर आप क्यों हीट दोगे, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज होगा, ठीक। तो उसके जगह आप उतना ही हीट 2 किलो पानी को दे दो, तो सेम हीट देने पे टेम्परेचर रेस क्या होगा, सेम, जो कि कॉपर का होता। तो हम लोग का फॉर्मूला में एक ही आ जाता है, सिर्फ MC डेल्टा टी। सी किसका, वाटर का, और M अगर किसी सब्सटेंस का बात हो रहा है तो सी वाटर का ले रहे हैं, तो M क्या का लेंगे, वाटर इक्विवेलेंट मास। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा, अलग अलग मास और अलग अलग सी याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे क्वेश्चन में दे भी देता है कि क्वेश्चन में दे देगा कि कॉपर का मास इतना है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट इतना है, तो फिर डायरेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वाटर इक्विवेलेंट दे दिया तो फिर क्या करना है, मास तो लेंगे वही, लेकिन जब कॉपर में हीट कितना आया या कितना गया, ये कैलोरीमेट्री इक्वेशन लिखेंगे, तो मास वाटर इक्विवेलेंट लिया तो सी कॉपर का नहीं लिखोगे, सी किसका लोगे, पानी का। बात समझ में आएगी? इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट देता है, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर आप सेम हीट पानी को देते हैं तो कितना मास ले, ताकि जितना टेम्परेचर रेज इस सब्सटेंस का हुआ है उतने टेम्परेचर रेज किसका हो, वाटर का। ऐसा कब होगा भाई, Q बराबर क्या होता है बच्चों, MC डेल्टा टी। ये दोनों सेम कब रहेगा, जब MC क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं M1C1 बराबर M2C2। समझ में आया बस, पक्का? नहीं आया, नहीं आया समझ में तो बताओ, पक्का, क्लियर? तो ये है बच्चों आपका कन्वर्जन, ठीक है। और कुछ बता रहा है, बताओ इसमें, ठीक, बढ़िया आगे, नेक्स्ट, अगला। अब कुछ लिख लो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो हीट कैपेसिटी को तो इक्वेट के, थर्मल कैपेसिटी और ये क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर if a solid and a hollow sphere of same radius and material are heated to same temperature, then expansion of both will be equal because thermal क्या है भाई, ये क्या लिखने लगा, ये थर्मल एक्सपेंशन के बारे में लिखा, लिख लो। तो क्या बोला है, एक सॉलिड और एक हॉलो स्फीयर है बच्चों, दोनों का रेडियस और मटेरियल क्या है, सेम, ठीक। आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल। क्योंकि क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, क्या होता है बच्चों, आइसोट्रॉपिक, आपको पता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ, वॉल्यूम, और सॉलिड के लिए अल्फा जो होता है हर डायरेक्शन में क्या होता है, लगभग सेम, ठीक है। अगर नहीं होता तो उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, लेकिन जनरली हर सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो उसके बाद बोला क्या है, इट इज सिमिलर टू फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, पिंच करके जूम करते हैं जो बताया था, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, इट मीन्स दैट द एक्सपेंशन ऑफ कैविटी
is same as has a solid body of same material, but if same heat is given to two spheres, दो अलग अलग स्पीयर को दिए, due to lesser mass, rise in temperature of hollow sphere will be more और hence its expansion will be more. मतलब अगर एक hollow है और एक क्या है, सॉलिड है, दोनों को हीट सेम दी है, तो जिसका मास कम होगा उसमें हीट कैपेसिटी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो सॉलिड वाला ज्यादा एक्सपेंड होगा एज कंपेयर टू। क्लियर बात? पक्का? ये चीज लिखा हुआ है, बढ़े आगे। नेक्स्ट लिख लिए, लिख लेना बाद में शॉर्टकट पे, ठीक है। पहले सवाल बनाते। अच्छा, ये सवाल से पहले कौन सा सवाल बनाते हैं बच्चों? जिसको छोड़े थे एक ठोक को, ये, ठीक है। हाँ, तो क्या था इस सवाल में बच्चों? जूल्स एक्सपेरिमेंट में 20 kg फॉल्स थ्रू 1.5 मीटर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी टू स्टर द वाटर इन अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री का क्या दे दिया बच्चों? वाटर इक्विवेलेंट कितना? 2 ग्राम, ठीक। मतलब अगर आप क्यू हीट देते हो तो इस कैलोरीमीटर जो है, जो कैलोरीमीटर अपना एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहा है, वो उसका टेम्परेचर कितना रेज होगा? डेल्टा टी। तो अगर सेम हीट अगर आप 2 ग्राम पानी को दोगे तो भी उसका हीट कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा? डेल्टा टी, ठीक है। अब कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें पानी भी है 12 ग्राम। व्हाट इज जे द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। पहले देखते हैं कि सबसे पहले एनर्जी कितना, मैकेनिकल एनर्जी कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना कन्वर्ट हो रहा है? mgh। तो 20 kg कितने हाइट से? 1.5 से गिर रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? mgh। तो कितना होगा? 15 × 20, 300 जूल का पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया। ये समझ में? पक्का है ना? अब ये जो 300 जूल था, ये जो था 300 जूल, वो क्या में काम आया? पानी का और कैलोरीमीटर। भाई पानी और हीट दोनों एब्जॉर्ब करेगा, कैलोरीमीटर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और पानी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो पानी का मास कितना था? 12 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट पानी का C इंटू उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ? डेल्टा टी। और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 2, स्पेसिफिक हीट किसका लेंगे? पानी का ही लेंगे, C इंटू उसका भी टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा टी। तो बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि C तो सेम है दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा? 14C। पानी का C क्या होता है? 1 ग्राम पर। तो अपने को तो वो निकालना है क्योंकि यहां पूछा है ना, फॉर कहां गया कहीं तो दिखा था। व्हाट इज द जे द मैकेनिकल, अच्छा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकाला है वैसे बेसिकली। तो यहां पर अपन क्या लेते हैं? कैलोरी में ले लेते हैं। 1 ये ग्राम में दिया है बच्चों, तो इसको भी ले लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 14 इंटू C इंटू क्या आ गया? डेल्टा टी। डेल्टा टी कितने का है बच्चों? 5। अब इसको इधर भेजते हैं, 14 पंचे 70, 70 इधर आ जाएगा। तो बच्चों यहां आ गया 300 जूल बाय 70 बराबर, बाकी सब चीजें तो कट जाएंगी, यहां पर क्या बचेगा? कैलोरी। क्या बचेगा बच्चों? कैलोरी। तो कैलोरी को इधर ले जाते हैं, जूल को इधर ले जाते हैं, कैलोरी बाय जूल, यही क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या कांस्टेंट जो होता है जूल कांस्टेंट। तो 0 से 0 कट गया। 7 कितना था? 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होता है ना? हाँ 28, पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 40, तो लगभग 4.5 समझ में आएगी कैलोरी पर जूल। क्लियर बच्चों? पक्का? इसलिए आप लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। आई बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे। अगला बच्चों, अब ये सवाल कहां गया? एक व्हेन 0.400 kg ऑफ पानी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बच्चों? अभी ये तो सवाल आ गया कैलोरीमेट्री का, आगे लिखे बच्चों, पहले लिखे फेस चेंज और लेटेंट हीट, ठीक है, फिर उसके बाद बनाएंगे। लिखिए फेस चेंज और लेटेंट हीट, ये भी अच्छा चीज है। देखो बच्चों पहले क्या चेक कर लेते हैं? माइक होने वाला है बच्चों बंद, तो पहले बैटरी चेंज कर लेते हैं।
हेलो हेलो, हाँ। तो बच्चों सॉरी, फेज चेंज और लेटेंट हीट। देखो, कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है, सॉलिड लेके चलते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं एक दूसरे के, रिजिड होते हैं बच्चों। क्या ये सब रेस्ट पे रहते हैं? अगर 0 केल्विन है तो हाँ, लेकिन ये सब रेस्ट पे नहीं रहते। अगर कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो ये सब क्या करते हैं बच्चों? वाइब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू KTG, वाइब्रेट करते हैं। और जितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? उतनी ज्यादा, ठीक। और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है, इनके बीच में एवरेज सेपरेशन भी क्या रहता है? उतना ही ज्यादा, मतलब एक दूसरे से मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। तो बच्चों, इनको होल्ड करके कौन कर रखता है? इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनको होल्ड करके रखता है। और हीट एनर्जी अगर हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे, इन लोगों का वाइब्रेशन क्रिएट करके एक दूसरे से क्या कर रहा है? दूर, ठीक। तो दो फोर्सेस यहां पर काम कर रही हैं। एक बोल सकता हूं मैं, एक है थर्मल एजिटेशन। क्या बच्चों? थर्मल एजिटेशन, जो इनको एक दूसरे से क्या ले जाने की कोशिश कर रहा है? दूर। और दूसरा क्या है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इनको क्या करने की कोशिश कर रहा है? पास में रखने की कोशिश कर रहा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना, कि नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, मेटालिक है, मॉलिक्यूलर है, कैसा टाइप का सॉलिड है, उस पर डिपेंड करता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, नेटवर्क सॉलिड है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और थर्मल एजिटेशन लेकिन एक वेरिएबल फोर्स है। ये किस पे डिपेंड करता है? कि आप सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रखे हो। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसमें थर्मल एजिटेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो थर्मल एजिटेशन कोशिश करता है कि एक दूसरे को दूर ले जाए। तो क्या होता है बच्चों? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं? क्यू हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मॉनिटर होती है टेम्परेचर से बच्चों। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किससे मॉनिटर होती है? टेम्परेचर से। KTG में अपन पढ़े। तो आपको क्या दिखेगा? टेम्परेचर सब्सटेंस का क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, ठीक। आप हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, हीट लिए, टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होता है? कुछ समय होता है और उसके बाद मॉलिक्यूल्स अच्छा खासा क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक। अब क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या हो गया? रुक गया। अब इसके बाद जो भी आप हीट दोगे, अगर आप हीट नहीं दोगे, टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट हुआ, रोक दिए, तो वो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड का क्या रहेगा बच्चों? सॉलिड। लेकिन आप टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट हो उसके बाद और हीट देने लगे, तो जो हीट आप दे रहे हो अब वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आएगा। इनके जो बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बचा कुचा है, उसको ओवरकम करने में काम आएगा, ठीक। क्या करने में काम आएगा? इसको ओवरकम करने में काम आएगा। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। तो ये क्या होंगे? क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? लिक्विड में। क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। समझ रहे हो ना? क्या में कन्वर्ट होंगे बच्चों? लिक्विड में। क्लियर है? फिर एक बार सब लिक्विड बन गए, एक बार सब क्या बन गए? लिक्विड। उसके बाद फिर आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर वापस से क्या होगा? फिर बढ़ना चालू होगा, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर से टेम्परेचर चेंज होना चालू होगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऐसा समय आएगा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ना बंद हो जाएगा। अब उस वक्त अगर आप हीट नहीं दिए तो वो लिक्विड ही रहेगा, एकदम हीटेड लिक्विड। लेकिन अगर आप उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर जैसी होना चालू हुआ उसके बाद और हीट देने लगे, तो जितना हीट दोगे वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? वेपर्स बन जाएगा। क्लियर बात? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक। और क्यों होता है? क्योंकि जो थर्मल एजिटेशन है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है हीट सप्लाई होने के कारण। इसके कारण फेज ट्रांसफॉर्म होता है। और जब फेज ट्रांसफॉर्म होता है तो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है बच्चों, वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आती, वो क्या करने के काम आती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के काम आती है, बॉन्ड को तोड़ने के काम आती है, और फेज को क्या करती है? चेंज करती है। क्लियर बात? इसीलिए वो हीट मॉनिटर नहीं हो सकती, वो हिडन रहती है। इसलिए उस हीट को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है हिडन, है ना। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर कोई चीज गर्म होते जा रही है
मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, कोई चीज ठंडी होते जा रही है मतलब वो हीट रिलीज कर रही है। लेकिन जब फेस ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब तो हो रहा है, बिना हीट एब्जॉर्ब हुए या दिए हुए फेस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है चेंज होना बंद हो जाता है। तो हम लोग को वो हीट कितना आ रहा जा रहा है एमसी डेल्टा टी, वो सबसे हम लोग निकाल नहीं पाते। तो ऐसी हीट को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट। क्लियर बात? ठीक है, तो लिखिए बच्चों, लिखिए अरे लिखा ना भाई, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन पर यूनिट मास। फिर से बच्चों पर यूनिट मास, क्योंकि जैसे अब पानी है, अब पानी को अगर आपको सपोज 100 डिग्री तक तो आप ले गए, अब उसके बाद उसका वेपर बनाना है, तो 2 किलो पानी वेपर बनाने के लिए ज्यादा हीट लगेगा, 1 किलो पानी को वेपर बनाने के लिए हीट अलग लगेगा। तो ऐसे में तो लेटेंट हीट अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पर यूनिट मास, की पर केजी को या पर ग्राम को इवेपोरेट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको क्या लगता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दी जा रही होगी, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री में पानी रखा है और आप जो हीट दे रहे हैं वो लेटेंट हीट है, नहीं। जब तक ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं बच जाता 100 डिग्री तक, तब तक कौन सी हीटिंग हो रही है? सेंसिबल हीटिंग। कौन सी हीटिंग हो रही है? लेटेंट हीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब सेंसिबल हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये लेटेंट हीट नहीं है। हाँ, जैसे ही 100 पे पहुंच गया पूरा पानी, उसके बाद जो भी हीट दे रहे हो वो कौन सी हीट होगी? वो लेटेंट होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू चेंज इट्स फेस, टू चेंज इट्स फेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट। ठीक है, तो बच्चों लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल पर केजी, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। ठीक, और टेम्परेचर चेंज का तो कोई लेखा जोखा यहां पर है? ठीक, तो अगर एक m मास सब्सटेंस है बच्चों, तो टोटल हीट ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन वो कितना लेगा? m इंटू एल। कितना हीट लेगा बच्चों? m इंटू एल। पर यूनिट मास हीट कितना ले रहा है फेस ट्रांसफॉर्मेशन की? L। तो 2 किलो को कर रहे हो तो 2 इंटू एल, 4 किलो को कर रहे हो तो 4 इंटू एल। अरे बात समझ? पक्का? तो अब हमारा दोनों खाता लिख सकते हैं। एक खाता तो दिख ही रहा है टेम्परेचर चेंज से एमसी डेल्टा टी। ठीक, दूसरा लेटेंट का क्या लिख सकते हैं? एब इंटू एल। तो कितना हीट दे रहे हैं, कितना हीट ले रहे हैं, इसका इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो दो ही टाइप की हीट को अपने को देखना है, एक तो सेंसिबल हीट जिससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दूसरा लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट भी कई तरीके के हो सकते हैं बच्चों, कि सपोज आप फेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्या से क्या में? सपोज आप जा रहे हो सॉलिड से लिक्विड, इसको बोला जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर में होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूजन हो रहा है, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो जब आपका पास सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, उसके बाद पर यूनिट मास को जितना हीट आप देंगे ताकि वो क्या हो जाए? फ्यूज होके क्या बन जाए? पूरा का पूरा लिक्विड। उसको आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आपके पास लिक्विड से आपको क्या में कन्वर्ट करना है बच्चों? वेपर। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेपराइजेशन। तो जितना हीट पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड को देना है, पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड को, ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से कंप्लीटली क्या में कन्वर्ट हो जाए? अपने वेपर्स में, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 0 डिग्री पे, जैसे आइस का बात करता हूं, आइस के लिए मेल्ट होने का जो पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री नॉर्मल प्रेशर पे। ठीक है, तो 0 डिग्री पे आइस और 0 डिग्री पे वाटर दोनों हो सकते हैं। अंतर क्या होगा दोनों में?
कि जो 0 डिग्री पे आइस है वो जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो क्या में कन्वर्ट होगा, पानी में। तो पानी टेम्परेचर उसका 0 है प्लस उसके पास कुछ हीट है। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या मौजूद है बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मौजूद नहीं है। तो बताओ 0 डिग्री का पानी सामने वाले से ज्यादा हीट ले सकता है कि 0 डिग्री वाला आइस? आइस, क्योंकि आइस पहले हीट लेके मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद 0 डिग्री पे आएगा, फिर और हीट लेके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक। लेकिन पानी सीधा अपना टेम्परेचर क्या करने लगेगा? बढ़ाने लगेगा। तो इसीलिए बच्चों ज्यादा अच्छा कूलेंट कौन है? आइस की वाटर? आइस। 0 डिग्री पे आइस। वैसे ही 100 डिग्री पे वाटर हो सकता है बच्चों, और 100 डिग्री पे ही वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। लेकिन वाटर जब 100 डिग्री पे है वो हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके पास है? स्टीम के पास है। तो स्टीम अगर आपको हीट दे रही है तो पहले वो लेटेंट हीट देगी और पूरी की पूरी क्या में कन्वर्ट होगी? पानी में। और उसके बाद 100 डिग्री पानी के बनने के बाद और अपना टेम्परेचर कम करके और हीट देगी। तो स्टीम ज्यादा जलाएगी कि पानी? स्टीम, ठीक है। तो आप खौलता हुआ दूध अपने ऊपर डाल सकते हो, उससे चिंता नहीं, वेपर मत, नहीं दोनों नहीं डालना है ना, ऐसा नहीं बोल रहा, स्किन तो दोनों से जलेगी। लेकिन बेसिकली क्या होगा, इसके पास ज्यादा हीट है, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब्ड है। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो भाई टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन लेटेंट हीट भी लिया दिया जाता है बच्चों, ठीक है। वो हिडन होता है, वो अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। पक्का? समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो इसीलिए 0 डिग्री पे आइस एक ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है या कूलेंट होता है, और 100 डिग्री पे स्टीम एक ज्यादा अच्छा बर्नर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब लिखिए बच्चों हीटिंग कर्व, ठीक। तो हीटिंग कर्व क्या होता है? ग्राफ होता है बच्चों हीट और टेम्परेचर के बीच में, ठीक। यहां पर लेते हैं टेम्परेचर, यहां पर लेते हैं बच्चों हीट, ठीक है। सपोज आप एक ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जो कि 0 डिग्री पे क्या है? सॉलिड। ये सपोज टेम्परेचर है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या है? सॉलिड, है ना। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ है, पता नहीं क्या है लेकिन कुछ है। तो बच्चों अभी अगर आप Q दोगे, हीट दोगे, तो mc डेल्टा T, टेम्परेचर ऐसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, m मास का, c उसकी स्पेसिफिक, डेल्टा T क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, बढ़ेगा। तो बताओ Q में और T में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? तो कैसे बनेगा बच्चों? स्ट्रेट। क्या बढ़ेगा? स्ट्रेट। तो आपने अभी कितनी हीट दी? ये Q हीट दी। कितनी हीट दी बच्चों? Q। तो Q हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा। अभी टेम्परेचर बढ़ना कब बंद होगा? टेम्परेचर बढ़ना कब बंद होगा? जब तक बच्चों ये हम कौन से पॉइंट नहीं पहुंचते? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जैसी पहुंचेंगे TMP, तो आपका टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद। अब जितना भी हीट इसके बाद दोगे वो क्या होगा? सॉलिड से ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? धीरे से लिक्विड। सॉलिड से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड। देखो यहां पर वो पूरा का पूरा सॉलिड था और यहां पर वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? लिक्विड। और बीच में कहीं क्या रहेगा? सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा। अब जैसे सपोज 1 किलो आपको बर्फ पिघलाने के लिए 0 डिग्री पे सपोज 80 कैलोरी हीट देना पड़ता है, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। 1 ग्राम 80 कैलोरी देना पड़ता है। अब आप 40 ही दिए तो आधा बर्फ पिघलेगा, आधा पानी ही रहेगा, आधा थोड़ी पिघलेगा। बात समझ में नहीं? तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मिक्सचर, सॉलिड प्लस लिक्विड। उसके बाद एक बार आप जितना हीट देना था उतना हीट दे दिए, तो कितनी हीट दी आप टोटल? इसको क्या बोलेंगे? ये जो हीट दी आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी हीट दी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद वो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो फिर से क्या होगा? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? चेंज। बच्चों स्लोप चेंज हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट पे। तो जब वो सॉलिड था तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए सपोज अलग अलग हीट ले रहा था, अब वो 1 डिग्री राइज करने के लिए हीट ज्यादा भी ले सकता है या कम भी ले सकता है, उसके हिसाब से स्लोप उसका कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप। अब ये लिक्विड था, अब ये टेम्परेचर डायरेक्टली कब तक बढ़ेगा? जब तक अपन नहीं पहुंच जाते कहां? बॉइलिंग पॉइंट, TBP, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों?
कांस्टेंट, और पूरा का पूरा लिक्विड जब तक क्या में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? और बीच में अगर ज्यादा हीट नहीं दी, कुछ कम हीट दिए तो क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, किसका, लिक्विड और वेपर का। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, जितनी हीट आप दिए। उसके बाद वेपर से वो क्या में कन्वर्ट होगा बच्चों, वेपर का फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका भी स्लोप क्या होगा अलग, वो डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों सुपर हीटेड वेपर्स। बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वो प्लाज्मा बनेगा, वो लन फन अलग चीज है, वो बात की बात है। ठीक है, बात समझ में पक्का? तो इस कर्व को क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग कर्व। वैसे कर्व तो नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है। हरी बात समझ पक्का? क्लियर है बच्चों? हरी बात समझ में? इसका उल्टा भी होता है बच्चों। उल्टा मतलब आपके पास सुपर हीटेड स्टीम है, वो हीट दे के क्या में आ जाएगी, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, फिर बॉइलिंग पॉइंट के बाद हीट और देगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देगी, और देने के बाद क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। उसी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाएगी। फिर बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर कम होना चालू होगा और वो लिक्विड कहां पर पहुंच जाएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। फिर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो और हीट देगा, फिर उसी मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या में सॉलिडिफाई होके जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। फिर और हीट देके उसका टेम्परेचर सब जीरो या जो भी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकता है। क्लियर बात का? तो ये हो गया आपका। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हीट देते जा रहे हैं, और उल्टा भी आ रहे हैं तो हीट लेते आ रहे हैं। इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़े या लेना भी पड़े, लिक्विड को कितना हीट देना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड बन जाए, या सॉलिड को कितना हीट लेना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड बन जाए। तो दोनों ही ट्रू डेफिनेशन, दे के भी और लेके भी बन सकते। क्लियर बात? पक्का? बढ़े आगे। कर्व समझ में आया बच्चों? चलो, अब अ सब्सटेंस इज इन सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड फॉर्म में द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। कहां है भाई ग्राफ? ये ग्राफ क्या है बच्चों? ये ग्राफ है। हमको बताना है इफ द रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.5, फाइंड फ्रॉम द ग्राफ मास ऑफ सब्सटेंस, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। ये हमको बताना है। सॉलिड का कितना दिया बच्चों? 0.5। ठीक है, देखो तो अभी 0 डिग्री पे था और टेम्परेचर बढ़ के कहां हो गया बच्चों? 80। अभी तक तो ये सॉलिड पे ही था, अभी तक क्या था? सॉलिड पे। टेम्परेचर का चेंज कितना आया? 80। इसका मास कितना है अपने को पता नहीं है। स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5। स्पेसिफिक हीट कितना है बच्चों? 0.5। ठीक है, हीट क्या में दिया है? कैलोरीज में। तो स्पेसिफिक हीट भी क्या में निकलेगा? कैलोरीज में निकलेगा। अब टोटल हीट कितना दिया गया बच्चों? 0 से 1000। कितना हीट दिया गया? 1000। हरी बात समझ में? तो क्या लिख सकते हैं? Q बराबर mc डेल्टा टी। की कितना दिया गया है? Q 1000 कैलोरी। मास कितना है? आइडिया नहीं है। C कितना है बच्चों? हाफ। इसको भी मान लेते हैं कैलोरी में दिया गया, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, इनटू दूसरा क्या है? डेल्टा टी। क्या है बच्चों? डेल्टा टी। डेल्टा टी कितने का आया? 80 का। तो ये कट्टा कितना हो गया बच्चों? 40। 0 से क्या कट गया बच्चों? 0। तो 4 कितना था? 25। तो मास कितना है सॉलिड का? 25 ग्राम। यही बात समझ क्लियर है? अब 25 किलो भी हो सकता था बच्चों, क्योंकि यहां ना स्पेसिफिक हीट क्या में निकालो, ये 0.5 का यूनिट नहीं दिया अपने, तो अपने को पता नहीं कि क्या है। हम मान के चले कि कैलोरी पर ग्राम है, क्योंकि छोटा वैल्यू ना कैलोरी में ही होता है, पर ग्राम में ही होता है। ठीक है, पक्का? अब मास निकल गया। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग कब हुई? ए पे सॉलिड था, बी पे क्या बन जाएगा बच्चों? लिक्विड। तो मेल्ट करने के लिए उसको कितना दिया गया हीट? इतना। 1000 से 2000, मतलब टोटल कितना हीट दिया गया? 2000, सॉरी 1000। कितना हीट दिया गया? 1000। तो बच्चों 1000 दिया तो गया टोटल हीट, लेकिन हम जानते हैं बच्चों Q बराबर क्या होता है? M इंटू L। तो यहां से L बराबर क्या आएगा? Q बाय M। तो Q कितना है? आ गया 1000 कैलोरी बाय क्या कर देंगे? 25 ग्राम। 25 कितना था? 40। तो 40 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या गया इसका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई बात समझिए, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग।
फिफ्थ, स्पेसिफिक हीट लिक्विड स्टेट में, ये बच्चों। अब m तो पता है, Q कितना दिए 2000 से 2600, तो अपन हीट कितना दिए बच्चों 600 का, यहां बना रहा हूं इसको, तो हीट कितने दिए 600। Q मास कितना है बच्चों, निकाले अभी कहीं तो निकाले थे 25 ग्राम। m C अपने को पता नहीं है। डेल्टा टी कितना हुआ लिक्विड में 80 से 120, 80 से 120 कितना होता है 40, 0 से 0 कट गया, 25 चौक कितना होता है बच्चों 100, तो कितना आएगा 0.6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, ठीक है, आई बात समझ में, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला बढ़े। Two bodies of equal masses are heated at a uniform rate under identical condition. The change in temperature in the two cases is shown graphically. What are their melting points? तो दोनों सॉलिड थे बच्चों, तो एक का मेल्टिंग पॉइंट 40, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट 60। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बच्चों, एक का 40 और दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड। What are their, also find the ratio of their specific heat and latent heat. अच्छा, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट के लिए, फॉर 1 Q बराबर क्या होता है बच्चों, mc1 डेल्टा T1 होगा। क्या होगा mc1 डेल्टा T1। हीट कितना दिया है पहले वाले को देखो, 2 क्या, अरे यार ये टाइम दिया हुआ, हाँ ठीक, क्या दिया है बच्चों, ऐसे नहीं निकाले, देखो Q जूल पर सेकंड मान के चलो हीट सप्लाई हो रहा है, कैलोरी पर सेकंड मान लो, क्या Q कैलोरी पर सेकंड, ये क्या है हीट के सप्लाई रेट, हीट का क्या रेट, सप्लाई रेट, ठीक है। इसको हीट कितना समय तक सप्लाई हुआ बच्चों, 2 सेकंड तक। कितना सेकंड तक, 2 सेकंड। अभी सेकंड्स में एक ही मिनट में वो भी नहीं दिया, बहुत जबरदस्त, सेकंड लेके चलते, कितने तक 2 सेकंड। तो बच्चों 2 सेकंड में ये कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा टोटल, 2Q। कितना हीट लिया होगा 2Q। आ रही बात समझ में। मासेस दोनों का क्या है इक्वल, स्पेसिफिक हीट इसका कितना है C1, और 2 सेकंड में इसका टेम्परेचर कितना रेज हो गया 0 से 60, तो डेल्टा टी क्या लिखेंगे बच्चों 60। ये समझ में आया कि नहीं, ये 1 के लिए हो गया। लिखते हैं फॉर 2 का सेंसिबल हीटिंग चालू हुआ कब तक, 4 सेकंड तक। अब Q जूल पर सेकंड हीट दे रहे, कैलोरी पर सेकंड, तो 4 सेकंड तक कितना हीट दे देंगे 4Q। मास दोनों का सेम, स्पेसिफिक हीट सपोज इसकी कितनी है C2, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बच्चों इसका 40, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 40। अब दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2Q/4Q क्या आएगा 1/2, mm कट गया, C1/C2 इंटू 60/40, 0 से 0 कट गया, 2 3 2 2 2 से 2 कट गया, तो क्या है बच्चों C1/C2 1/3। क्लियर बात, ठीक। तो जो C2 का स्पेसिफिक हीट है 3 टाइम्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ C1। बढ़े आगे। अगला लेटेंट हीट का रेशियो क्या निकाले बच्चों, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ये कब लिया, 2 से लेके 6 सेकंड, मतलब 4 सेकंड तक, तो ये लिया 4Q/m, इसे लिखेंगे। इसका लेटेंट हीट क्या होगा 4Q/m। ये लिया 4 से लेके 7 तक, मतलब 3 सेकंड तक, तो इसका क्या होगा 3Q/m, ये होगा लेटेंट हीट। तो रेशियो दोनों का लिखेंगे, mm कट गया QQ कट गया, क्या आएगा बच्चों 4:3। समझ में बात, जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में दिया तो अलग बात, समझ में आई बच्चों, पक्का, पर से तो नहीं गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ वाटर at -10 डिग्री सेंटीग्रेड heated to become steam at, find the total heat absorbed। ठीक है, देखो बच्चों, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन था, हाँ सॉरी, तो बच्चों 10 डिग्री में वाटर नहीं होगा, क्या होगा
आइस। अब वो पानी का सॉलिड फॉर्म को आइस बोलते हैं, है तो पानी ही। अरे बात समझ में, लोहा पिघल गया तो उसको क्या बोलेंगे, पिघला लोहा, है ना। आइस क्या है बच्चों, आइस। तो पहले तो क्या होगा, -10 से टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, 0 तक। ठीक, तो बच्चों अपन टोटल हीट Q टोटल ऐसे लिखते हैं, Q -10 से कहां तक गया, 0 डिग्री। उसके बाद 0 डिग्री पे पहुंचने के बाद क्या होगा, लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट लेगा और पिघल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, Q लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस, फिर 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर कहां बढ़ेगा, 100 डिग्री तक। तो फिर से Q 0 से क्या बढ़ेगा, 100 तक। ये किसका बढ़ रहा है लेकिन, पानी का। ये किसका था बच्चों, आइस का। दोनों का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अलग अलग। फिर 100 डिग्री बढ़ने के बाद अब कौन सा हीट लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और क्या बन जाएगा बच्चों, स्टीम। क्या बन जाएगा, 100 डिग्री पे स्टीम। तो टोटल हीट इतना लेगा कि नहीं लेगा। अब लिखते हैं, मास दिया है 10 ग्राम, तो लिखते हैं बच्चों 10 m। टेम्परेचर चेंज वाले के लिए MC डेल्टा यूज करते हैं। C का वैल्यू बच्चों कहीं तो बताया था, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। आइस का, आइस का कितना है, हाफ। हाँ, तो क्या लेते हैं बच्चों, आधा। ग्राम में ही है तो चलेगा, कैलोरी पर ग्राम आंसर, लेकिन क्या में आ रहा है, कैलोरी में आ रहा है। इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 10 का, ठीक है, प्लस लेटेंट हीट 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसका बच्चों, आइस का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस का लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 80 कैलोरी कुछ होता है बच्चों। दिया नहीं है कहीं, तो मैं आप लोग को वैल्यू बता देता हूं, ठीक है। कहाँ है मेरा मोबाइल, चार्ज हो रहा है, ठीक है, लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी। अबे जूल पे नहीं, बच्चों लिखो 80, सही बोल रहा हूं क्या, तेज दिमाग में। तो लेटेंट हीट कितना है बच्चों, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, प्लस फिर अब क्या बन गया, अब 10 ग्राम पानी है अपने पास, 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ेगा, तो 10 इंटू पानी का क्या होता है बच्चों, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ा हुआ टेम्परेचर, 100, ठीक। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये होता है बच्चों, क्या होता है, कितना होता है बच्चों, 540, ये भी मेरे को पता। तो 10 इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, समझ में आया बच्चों बात, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा, 5 तो कितना आया, 50, 800, 1000 प्लस 5400, ठीक है। तो ऐड करो 5400 और 1000 करोगे तो कितना आएगा, 6400, 6400 और 800 7200, 7200 और 50 कैलोरी। इतना कैलोरी जो है हीट देना पड़ेगा। समझ आ रहे बच्चों, पक्का। स्टेजेस ऑफ चेंज, ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगला, ड्रॉ द ग्राफ, अपने आप से ड्रॉ करिएगा, ठीक। अगला लिखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। सपोज आप एक बर्तन लिए, उसमें गर्म पानी डाले, क्या डाले, गर्म पानी डाले, बर्तन का टेम्परेचर कुछ था टी बर्तन, पानी का टेम्परेचर कुछ था टी वाटर, फिर इसमें और गर्म पानी डाल दिए एक्स्ट्रा, जिसका टेम्परेचर था टी डब्ल्यू डैश, ठीक। सब आपस में क्या कर दिए, मिक्सिंग। तो होगा क्या, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा वो हीट देगा, जिसका हीट कैपेसिटी कम होगा वो हीट लेगा। और कब तक लेन देन चलेगा, जब तक सबका टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक सबका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जब सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो आदान प्रदान क्या हो जाएगा बच्चों, बंद।
जैसे आप बाल्टी लिए, बाल्टी में अपन गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स करते हैं ना बच्चों नहाने के लिए, सुबह सुबह, अभी तो ठंड का समय चल रहा है, ठीक है। एकदम गर्म लोगे तो चमड़ी उतर जाएगा, है ना, तो एकदम ठंडा लोगे तो रूह निकल जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, आ रही बात समझे, ताकि एक समझ रहे हो, गर्म पानी 100 डिग्री पे आ रहा है सपोज, और ठंडा पानी 10 डिग्री पे आ रहा है, तो दोनों का कितना मास मिक्स करें ताकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास हो, जिससे हम लोग नहा सके। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली ये जो होता है, क्या से होता है, ये हीट का लेन देन, इसका जो पूरा कैलकुलेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, हीट एनर्जी का, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हमको करना कुछ नहीं है बच्चों, हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल्स टू हीट एब्सॉर्ब्ड। लेकिन जितना आसान दिखने में है उतना आसान पढ़ने में नहीं है ना। दिख तो रहा है हीट, ठीक है, लेकिन आपको हीट, कई हीट तो टेम्परेचर चेंज के साथ दिखने लगेगी, कई हीट तो आपको दिखेगी भी नहीं। तो बहुत टाइप के वेरिएशन वाले सवाल इसमें बनेंगे बच्चों। क्लियर बात, कि आपको ऐसा भी लिखेगा कि इतना पानी और इतना आइस को मिलाया, पानी पानी मिलाने में तो आसान है, पानी ही रहेगा, लेकिन पानी और आइस को मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ आइस मेल्ट होके पानी बन जाएगा, कुछ आइस मेल्ट होके पानी बन जाएगा, ठीक है। तो कितना मेल्ट होगा तो पानी बनेगा, है ना। फाइनल टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का क्या होगा, ठीक। और अगर सपोज इतना गर्म पानी डाल दिया कि पूरा आइस मेल्ट भी हो गया और फिर जो पूरा पानी बचा था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और पूरा आइस होगा कि पूरा पानी होगा, कि आइस पानी का कितना कितना रेशियो होगा, आइस कितने टेम्परेचर में होगा, पानी कितने टेम्परेचर में होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये लेखा जोखा करते करते हम लोग को बेहोशी आने, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सवाल के थ्रू इसको आराम से समझते, ठीक। चलिए पहला सवाल है ना, एक कॉपर कैलोरीमीटर है जिसका मास दिया है बच्चों 1.5 किलो और 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों एक कैलोरीमीटर है अपने पास, बर्तन है, ठीक, जिसका मास कितना है 1.5 किलो, ठीक, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी। कितना पानी, 200 ग्राम पानी, 200 ग्राम क्या भरा हुआ है, पानी। और ये दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब बोला है हाउ मच वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें हम लोग गर्म पानी डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, required to be poured in the calorimeter so that the equilibrium temperature attained is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि फाइनल टेम्परेचर सबका, कैलोरीमीटर का, जो ठंडा पानी था उसका, और जो पानी डाले हैं उसका खुद का भी, कहां तक आ जाए टेम्परेचर। बात समझ आएगी नहीं। तो कितना पानी हमको डालना पड़ेगा ये हम लोग को पूछा है। क्लियर बात, पक्का। अब बताओ, सबसे पहले ऐसे सवाल बनाने के लिए बच्चों हीट का लेन देन करना है। हीट कौन देगा और कौन लेगा, गर्म पानी देगा, ठंडा पानी लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक। सपोज आपने m मास ऑफ गर्म पानी डाला, क्या डाला, m मास ऑफ गर्म पानी डाला, तो गर्म पानी कितना हीट देगा, टोटल m इंटू c जो पानी का था, इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना होगा, 50 माइनस 20, ठीक, 50 माइनस 20। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं बच्चों, नेगेटिव आएगा, आएगा नेगेटिव, क्योंकि हीट दे रहा है, हीट क्या कर रहा है, दे रहा है। तो हम लोग बड़ा माइनस छोटा हमेशा लिखेंगे, चाहे दे रहा हो चाहे ले रहा हो, लेकिन वो फाइनली प्लस होगा कि माइनस, वो दिमाग में सोचना है, ये हीट देने वाला हीट, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। अब ये हीट जो दिया उसको कौन कौन लिया, कैलोरीमीटर लिया, कैलोरीमीटर लिया। कैलोरीमीटर कितने का था, 1.5 किलो का था, तो ये केजी में ही लिखा है, तो अपना केजी केजी कट जाएगा, तो 1.5 किलो में लेते हैं। तो कैलोरीमीटर का मास कितना था, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर 25 से कहां चले गया, सॉरी 25 से कहां चले गया, 40। ओ एक मिनट, कहां जाएगा, 40। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो 40 दिया ना, सॉरी तो बोलना है ना यार, ठीक है। तो ये क्या चलेगा बच्चों, 25 से 40, तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस 25, ठीक है, 40 माइनस 25 प्लस, और कौन लेगा हीट, पानी, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 40 माइनस 25। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो ये m तो अपने को निकालना है, देखो
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलोरी ग्राम में चलेंगे अपन, 1 1 1 उड़ा देते हैं, तो 1 और 1 उड़ा दो, क्योंकि 1 इससे डिवाइड होगा तो CSE आएगा इसके, ठीक है। अब तो बच्चों ये क्या आएगा m इंटू 10 बराबर 1.5 इंटू ये क्या आएगा बच्चों, हाँ अब बोला ना भाई, हाँ ये लिख लो नीचे C1 है, समझे कि नहीं समझे? अबे भाई C से डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन को, अब समझे? अबूझ मार दिमाग, हाँ चलिए समझे कि नहीं समझे? अब तो CS/C आए 390, लेकिन देखो ये क्या में बच्चों जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन डिवाइड किससे किए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना, बात समझ में आएगी नहीं है? प्लस मास ऑफ पानी कितना है 200 ग्राम, और ये कितना है बच्चों 40 - 25 15, और यहां भी कितना आएगा बच्चों 15 15 लिखा हूं कहीं नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो काटा पिटी करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड कट गया भाई, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा 1000 से, कैसे डिवाइड करोगे, तो ये 1000 ग्राम लिखोगे ना, तो इसको ग्राम से ग्राम काट दो और नीचे क्या लिख दो 10 का पावर 3, नहीं समझ में आया? अब कैलोरी की जगह क्या लिख सकते हो 4.2, क्या लिखोगे बच्चों 4.2 जूल्स, तब तो जूल जूल कटेगा, तो क्या लिखोगे देखो 10 इंटू m बराबर 1.5 इंटू 15 इंटू 390 बाय 1000 इंटू 4.2 प्लस 200 इंटू 15। हरी वैसे बच्चों यहां पर ग्राम को केजी में क्यों कन्वर्ट नहीं करा मैं कुछ, क्योंकि ये भी ग्राम में दिया है मास ऑफ वाटर, और वो भी 1 कैलोरी पर ग्राम में होता है, हरी बात समझ में? अच्छा ये कैलोरी में, तो इनको जूल्स में कन्वर्ट मत करो बच्चों, इसको कैलोरी में कर लो, समझ में आया कि नहीं है? इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, तो 1 जूल कितना कैलोरी होता है 1/4.2, तो आएगा तो है ना तो क्या लिख लो, क्लियर बात? अभी कैलोरी में हो गया, सब चीज कैलोरी में, अब 10 से डिवाइड कर दो तो 0 कटा 0 कटा 0 कटा, फिर बताओ अब कैसे काटे, समझ गए ना? तो m बराबर क्या आएगा 39 इंटू 15 इंटू 1.5 बाय 1000 इंटू 4.2 प्लस 15 इंटू 20। अब ये जो आंसर है वो क्या में आएगा बच्चों आपका ग्राम्स, समझ में आई बात? पक्का? तो ये क्या होगा, इतना मास ऑफ पानी, गर्म पानी आपको डालना पड़ेगा, क्लियर? समझ में आया बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? तो बच्चों 4 10 लगभग 40 होता, ऐसा नहीं काटना, लोग अच्छे से काटना, ठीक है? बढ़िया गया। नेक्स्ट अगला देखो, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A B C are 12 19 28। The temperature when A and B are mixed is 16, that while when B and C are mixed is 23। what would be the temperature when A and C are mixed? ठीक है, तो देखो सबसे पहले A का टेम्परेचर कितना है बच्चों 12, और B और किससे मिक्स करें B से, B का टेम्परेचर क्या है बच्चों 19, जब दोनों को मिक्स किए तो टेम्परेचर कितना हो गया 16। समझ में आया कि नहीं? एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और क्या बोला है इक्वल मासेस, क्या लिखा है बच्चों इक्वल मासेस, तो लिखते हैं। अब बताओ कौन हीट देगा कौन हीट लेगा, जो ज्यादा टेम्परेचर में वो देगा, जो कम टेम्परेचर में वो लेगा, भाई जाहिर सी बात है, ठीक है? तो क्या लिखते हैं, ये कितना हीट देगा, जो इसका मास है m, इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा Cb, और डेल्टा T 19 से फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 16, तो 19 से 16 कितना होता है 3। सेम m मास है, क्या मास है बच्चों m मास है, A का स्पेसिफिक हीट क्या है A, और इसका 12 से क्या हो गया 16, 12 से 16 4 का जंप मारा, तो क्या होगा इंटू 4, m से m कट गया, यहां से Ca बाय Cb कितना है बच्चों 3/4, यह आ गया इक्वेशन नंबर, क्लियर बात? अब किसको मिक्स किए A और C को, A और C को, सॉरी B और C को।
अब कौन देगा कौन लेगा? सी देगा और बी लेगा। सी कितना देगा? एम सी सी, इसका स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा टी कितना है? 28 से कहां गया? 23, तो कितना आया? 5 एम सी बी, सी बी इंटू डेल्टा टी कितना आया बच्चों? 19 से बढ़ गया 23, तो कितने का आया? 4 एम कट गया यहां से, तो यहां से क्या आया बच्चों? सी बी बाय सी सी कितना आया? 5/4। ये समझ में आया? पक्का बच्चों? अब हमको पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर बताना है जब किसको किसको मिक्स किए? ए और सी को। तो फाइनल टेम्परेचर मैं बोला टी है। फाइनल टेम्परेचर क्या है बच्चों? टी। ठीक, तो टी जो रहेगा वो 19 से बड़ा रहेगा, 28 से कम होगा। तो सपोज फाइनल टेम्परेचर बीच में कुछ आया टी, तो मैं ये कितना बढ़ा है ऐसा लिख सकता हूं, एम सी ए 19 से टी, तो क्या लिखूंगा? टी माइनस 19 बराबर एम सी सी, ये कहां गया? 28 से टी आए, 12 है। अच्छा ये 12 दिया, टी माइनस 12, और ये कितना आएगा? एम सी सी टी माइनस है 28 माइनस टी, क्योंकि बड़े को छोटे से माइनस लिखना है, क्योंकि अलग अलग लिख रहा हूं ना बच्चों, एक तरफ थोड़ी लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखा? 28 माइनस टी। ये समझ में आया? पक्का? अब एम से एम कट गया, तो यहां है बच्चों टी माइनस 12 बाय 28 माइनस टी बराबर सी सी बाय सी, बराबर क्या है? सी सी बाय सी। तो अगर सी सी बाय सी ए का वैल्यू हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों हमको चाहिए सी सी बाय सी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो सी सी बाय सी बी कितना आएगा? 4/5। सी सी बाय सी बी कितना आएगा? 4/5। हमको नीचे चाहिए सी ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सी बी बाय सी ए। सी बी बाय सी ए कितना है? 4/3 है ना, 4/3, तो ये कितना हो गया बच्चों? 12/15। सी बी से सी बी कट गया, सी सी बाय सी ए कितना है? 12/15। तो ये डाल देते हैं, हाँ 4 चौक 16 होता है, ठीक है, तो 16/15। ठीक है, तो t माइनस 12/28 माइनस टी बराबर 16/15। क्या इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम तो आएगा 15t माइनस 15 इंटू 12, 16 इंटू 28। ऐसे ऐसे करके नहीं करते आप लोग कैलकुलेट। 16 इंटू कितना था? 25 पक्का? बता तो भाई, 16 इंटू 28, भरोसा नहीं मेरे को, सॉरी। हाँ 440, सही बोल। माइनस 16t, माइनस 16t इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 31t बराबर कितना आ जाएगा? 448 प्लस 180 कितना होता है? 8 2 628 बाय 31, ये बराबर आ गया t। 31 2 जा 62, फिर क्या लगेगा बच्चों? 0, तो होगा 80। 31 2 जा 202 डिग्री, पॉइंट लग गया ना? क्या लग गया? पॉइंट, है ना? तो 20.2 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड आए। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? पक्का? तो ऐसे बच्चों में सवाल बना सकते। क्वेश्चन, हीट कितना दे रहे हैं, हीट कितना ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशन अभी बचे हैं, लेकिन इससे ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे? बेहोश। तो आप लोग को बच्चों ये टास्क दे रहा हूं कि आगे के जो सवाल है आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जो डाउट होगा मेरे से पूछना। 1 2 नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा, कई ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे को ही मैं ही बता सकता हूं। 7 क्वेश्चन, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन कल बनाते हैं, चलो कल सुबह बना लेंगे। ठीक है, बाकी समझ में आया बच्चों?